अगर स्टोरी अपलोड करने से अगर ऑथर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक न मारे। आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम आपकी स्टोरी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज पहले ही स्ट्राइक न मारे। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और अगर स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते वे लोग इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक चैनल के में मेन पेज पे दिया गया है। स्वागत है आपका हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर। आप देख रहे हैं किंग ऑफ मिलेनियर एपिसोड 1 धोखा। अभिमन्यु, रुक जाओ, तुम पूरे 1 घंटे लेट हो। अभिमन्यु होटल के ओनर से बचता हुआ स्टाफ रूम की तरफ भाग रहा था ताकि होटल में देर से आने से उसे डांट ना पड़े, लेकिन उसके जूते की आवाज ने ओनर को उसके तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु मायूस होकर बोला, सॉरी बॉस, आप तो जानते ही हैं दिल्ली की ट्रैफिक कितनी बिजी रहती है। आज वक्त पर बस भी नहीं मिली थी मुझे। बकवास बंद करो अपना, हर रोज एक नए बहाने के साथ आ जाते हो, लेकिन अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? दफा हो जाओ यहां से। होटल का ओनर दांत पीसकर अभिमन्यु को देखा, फिर बोला। अभिमन्यु समझ गया था आज उसका कोई बहाना नहीं चलने वाला है। कैसे बताए, कॉलेज खत्म करके सोनिया से मिलने गया था। सोनिया मिली तो नहीं, पर उसे काम पर आने में देर जरूर हो गई। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा, कल से टाइम पर आ जाऊंगा। प्लीज सर, ट्रस्ट मी। अभिमन्यु माफी मांगकर बोला। नो वे, गेट आउट, ओनर इस बार गुस्से में बोला। इस बार अभिमन्यु नहीं रुका। वो समझ गया था आज उसकी दाल नहीं गलने वाली है। ओनर ने कह दिया सो कह दिया। सर, आप क्या कर रहे हैं? आज वैसे भी स्टाफ की कमी है, अगर यह चला गया तो ऑर्डर कौन पास करेगा? इसे रोकिए सर, ओनर के पास खड़ा मैनेजर जल्दी से बोला। रुको अभिमन्यु। ओनर की बात जैसे ही अभिमन्यु ने सुना वो पलट गया और ओनर को सवालिए नजरों से देखने लगा। ओनर आगे बोला, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूं, पर याद रखना कल से जल्दी नहीं आए तो फायर जरूर हो जाओगे। ओके सर, अभिमन्यु ने कहा, फिर स्टाफ रूम की तरफ चला गया कपड़े चेंज करने। अभिमन्यु किसी भी हालत में इस जॉब को नहीं छोड़ सकता था। नहीं तो सोनिया का खर्चा कैसे उठाएगा, उसे शॉपिंग कैसे कराएगा? बड़ी ही मुश्किल से सोनिया उसकी गर्लफ्रेंड बनी है। कॉलेज में तो सभी उसे फटीचर ही समझते हैं। एक सोनिया ही थी कि सब कुछ जानते हुए भी उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। बाकी लड़कियां तो उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। ऐसे में वो सोनिया को नाराज करना नहीं चाहता था, उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था ताकि वो जिंदगी के हर कदम पर उसके साथ रहे और आगे चलकर दोनों शादी करके जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम से अभिमन्यु रिसेप्शन पर जैसे ही आया, मैनेजर उसे एक ट्रे में एक वाइन का बोतल के साथ 2 ग्लास और 2 चिप्स का पैकेट देकर बोला, इसे रूम नंबर 201 में देकर आओ। और हाँ, उनसे थोड़ा तमीज से पेश आना, वो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, हम उन्हें नाराज बिल्कुल नहीं कर सकते। इस शहर के सबसे बड़े परिवार से है और उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उसे पूरा करना तुम्हारा काम है, समझे? समझ गया सर, अभिमन्यु ने कहा और फिर ट्रे उठाया, लिफ्ट के अंदर पहुंच। कुछ देर बाद अभिमन्यु बिना किसी भाव के रूम को नॉक किया। उसके नॉक करते ही कमरे से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, रुक जाओ अभी आती हूं। कमरे से आती इस आवाज को सुनते ही अभिमन्यु कुछ पल के लिए हैरान रह गया था। उसे यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी थी, लेकिन अगले पल खुद को समझाया शायद उसका वहम हो। लेकिन तभी उसके मुंह पर गेट खुल जाती है। अभिमन्यु ने जैसे ही सामने खड़ी लड़की को देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जल्दबाजी में लड़की ने लड़के का शर्ट पहन लिया था। उसने शर्ट का पूरा बटन भी नहीं लगाई थी, जिससे उसके जिस्म के कुछ अंग दिखाई दे रहे थे और नीचे उसके नंगे पैर अभिमन्यु पूरी तरह से देख पा रहा था। अभिमन्यु पर तो जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर पड़ा था। थूक निगलते हुए अभिमन्यु ने पूछा, सोनिया तुम यहाँ? लेकिन तभी सोनिया के पीछे से एक लड़का आया और सोनिया को पीछे से पकड़ लिया, फिर उसके बालों को सहलाकर बोला, डार्लिंग क्या हुआ, इसे तुम जानती हो? सोनिया को इस तरह किसी लड़के के बाहों में देखकर अभिमन्यु को इतना गुस्सा आया था, उसका मन कर रहा था अभी इस लड़की को थप्पड़ रसीद कर दे। सोनिया अभिमन्यु को घिन भरी नजरों से देखकर लड़के से बोली, हाँ राहुल, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए ये मुझे जनता है। सोनिया की बात जैसे अभिमन्यु के दिल पर धारदार हथियार की जैसी चुभी थी। जो लड़की कल तक उसके साथ थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, आज कैसे इतना बदल गई थी? अभिमन्यु गुस्से में बोला, सोनिया बकवास बंद करो अपना, तुम इतना कैसे गिर सकती हो मेरे पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ? छी, तुमने दिया ही क्या है? सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलता, उसके लिए मनी की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है।
और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मुझे दोगे, सोनिया नफरत से बोली। राहुल सोनिया के बालों को साइड करके अभिमन्यु को देखा, फिर सोनिया से पूछता है, क्या तुम इस वेटर से प्यार करती हो? तुम भी ना राहुल, कैसी बात कर रहे हो? मैं भला इसे क्यों प्यार करूंगी? क्या मेरा और इसका स्टेटस मेल खाता है? कहाँ मैं और कहाँ ये फटीचर, इस होटल का एक मामूली सा वेटर। एक बार प्यार से क्या बात कर लिया इस फटीचर से, ये तो इसे प्यार समझ बैठा। सोनिया ने इतना कहा और अभिमन्यु के हाथों से ट्रे ले लिया। सोनिया के इस बात पर अभिमन्यु के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसके आंखों से आंसू बह निकले थे। सोनिया के कही एक एक बात उसके दिल पर जैसे घाव कर गए थे। अब खड़े ही रहोगे या जाओगे भी, या हमें एंजॉय करते हुए देखना चाहोगे वेटर साहब? राहुल स्माइल के साथ कहा और फिर सोनिया को किस करने लगा। अभिमन्यु को इतना गुस्सा आया कि उसने सोनिया का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और राहुल के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा दिया। पंच लगते ही राहुल नीचे फर्श पर गिर पड़ा। अभिमन्यु सोनिया को अपनी तरफ खींच पाता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया था और फिर उसके गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया गया था। अभिमन्यु ने जैसे ही थप्पड़ मारने वाले शख्स को देखा, हैरान रह गया था। वो शख्स और कोई नहीं, इस होटल का ओनर था, जो इस तरफ हो रहे शोरगुल सुनकर आया था। अभिमन्यु को थप्पड़ मारने के बाद राहुल के पास पहुंच गया, उससे माफी मांगकर बोला, सर, हमें माफ कर दीजिए। जो किया है इस वेटर ने किया है, आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है आपको, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। राहुल फर्श से गुस्से में खड़ा हुआ, उसके होंठों से खून निकल आए थे। खून देखते ही सोनिया दौड़कर राहुल के पास पहुंची। राहुल के गले लगकर बोली, इसे मत छोड़ना राहुल, इस फटीचर की इतनी हिम्मत, इसने तुम पर हाथ उठाया, इसे इस शहर से बाहर फेंकवा दो ताकि दोबारा इस शहर में नजर ना आए। राहुल सोनिया को पड़े धकेलकर गुस्से में अभिमन्यु को एक नजर देखा, फिर कठोर शब्दों में वोना से बोला, इसे अभी के अभी इस होटल से बाहर करो, वरना मैं तुम्हारे इस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, बस आप हमसे नाराज मत होना। इसे तो मैं, ओना चापलूसी भरे लहजे में बोला और अभिमन्यु का गिरेबान पकड़ लिया। ओना अभिमन्यु का कॉलर पलड़े जैसे ही आगे बढ़ा, राहुल पीछे से बोला, रुको। राहुल के ऐसा कहते ही ओना रुक गया। उसके साथ अभिमन्यु को भी रुकना पड़ा था, क्योंकि ओना ने अभी तक अभिमन्यु का गिरेबान पकड़ रखा था। राहुल धीरे धीरे चलकर दोनों के पास पहुंच गया। उसने जोर से अभिमन्यु के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगते ही अभिमन्यु के होंठों से खून बह निकली थी और आंखों से आंसू भी। आइंदा कभी मेरे सामने भूल कर भी मत आना, अभी तो जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा, राहुल गुस्से से कहा। फिर उसने सोनिया को गोद में उठाकर कमरे में चला गया। राहुल के ऐसा करते ही सोनिया ने उसके होठों पर किस करने लगी थी, जिसे देखकर अभिमन्यु की आंखों से आंसू बह निकले थे। ओना उसे खींचते हुए होटल के बाहर लेकर आया। इस वक्त होटल में काफी सारे लोग मौजूद थे, सभी की नजर उन दोनों के तरफ ही था, पर अभिमन्यु को इन सब की कोई परवाह नहीं था। उसे बस सोनिया की हुई बेवफाई याद आ रही थी। ओना उसे होटल के बाहर धक्के लगाकर दांत पीस कर बोला, निकल जाओ यहां से, दोबारा अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना, तुम्हारे लिए मैं अपना होटल बंद करवाना नहीं चाहता। ऐसा कहकर ओना ने अभिमन्यु को फिर से धक्का दे दिया, जिससे अभिमन्यु सड़क पर जा गिरा। अब अभिमन्यु क्या करेगा? क्या फिर से सोनिया को हासिल कर पाएगा, या फिर लेगा उससे बदला? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। एपिसोड 2 आखिरी फैसला। रात के 12 बज चुके थे। अभिमन्यु दिल्ली के सड़कों पर भटकते हुए काफी दूर निकल गया था। अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंचा था। उसे बस सोनिया की कही हुई बातें याद आ रहा था, और कैसे सोनिया उसके सामने ही राहुल को किस किए जा रही थी, जबकि सोनिया अभिमन्यु से प्यार करती थी। क्या ये प्यार एक दिखावा था उसके लिए? क्या सोनिया मुझे लूट रही थी? नहीं, सोनिया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, उसे राहुल ने ही बहकाया होगा। पर सोनिया कोई बच्ची नहीं थी, राहुल के झांसे में कैसे आ सकती है? वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी। इस वक्त अभिमन्यु के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। उसकी सोच बस सोनिया तक ही सिमट कर रह गया था। आगे क्या करना है जैसे भूल ही गया था, चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। अभिमन्यु सोनिया को 1 साल से डेट कर रहा था। इन 1 सालों में उसने अपनी पूरी कमाई उस पर लूटा दिया था। अगर चाहता तो अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकता था, जो आगे चलकर उसके लिए मददगार साबित हो सकती थी। पर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सोनिया ऐसी निकलेगी, किसी और लड़के के साथ किसी होटल में रात गुजारेगी, और उसके सामने ही। अभिमन्यु पागलों की तरह रोते हुए भागता जा रहा था, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने देखा फोन हॉस्टल से उसका रूममेट विशाल ने किया था। हेलो अभिमन्यु, यार तू कहाँ है? रात के 12 बज रहे हैं, विशाल अभिमन्यु का फिक्र करते हुए पूछा।
अभिमन्यु सपाट लहजे में बोला, मैं सुबह आकर तुमसे बात करता हूँ। इतना कहने के साथ ही अभिमन्यु ने फोन रख दिया था। विशाल को कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया था। अभिमन्यु फोन रखा ही था कि तभी सामने से एक कार बड़ी ही तेजी से उसके तरफ आई। उससे टकराती उससे पहले ही अभिमन्यु खुद को बचाने के लिए एक और छलांग लगा दिया था। कार से तो बच गया था पर खुद को बचाने में नाकाम रहा। सड़क पर गिरने से उसके सर पर जख्म हो गया था। तो वहीं कार सीधा जाकर फुटपाथ पर बने सीमेंट के वॉल से टकरा गई थी। कार ज्यादा स्पीड में नहीं थी, इसलिए कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। सड़क पर पड़े अभिमन्यु ये सब कुछ अपने आंखों से देख पा रहा था। कुछ देर तक अभिमन्यु सड़क पर ऐसे ही पड़ा है। दर्द उसके आंखों में देखा जा सकता था। आज उसकी किस्मत ही खराब थी। पहले ओनर ने होटल में रखने से मना किया, फिर सोनिया ने धोखा दिया। अब जो भी बचा कूचा था इस कार ने आकर पूरा कर दिया था। कुछ देर बाद भी जब उसे कार से किसी को बाहर आते हुए नहीं देखा तो वो डर गया कि कहीं कार में बैठा इंसान मर तो नहीं गया। यही सोचकर अभिमन्यु उठ खड़ा हुआ, एक हाथ अपने सर पर रख लिया जहां से हल्का हल्का खून बह रहा था, जहां से उसे दर्द फील हो रहा था। धीरे धीरे कार के पास पहुंच गया। अभिमन्यु विंडो से अंदर झांक कर जैसे ही देखता है उसके होश उड़ जाता है। कार में एक 50 से 55 साल का एक आदमी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। अभिमन्यु को लगा जैसे वो आदमी मर चुका है। अभिमन्यु डर कर पीछे हट गया। इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वो जानता था अगर यहाँ ज्यादा देर और रहा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पुलिस आएगी तो वही फंसने वाला था, क्योंकि उसके अलावा यहाँ और कोई भी नहीं था। वैसे भी आज उसका मूड भी अच्छा नहीं था। सुबह से उसका कोई काम ठीक नहीं गया था। यही सोचकर अभिमन्यु जैसे ही जाने को हुआ उसे एक दर्द भरा आवाज सुनाई दिया, रुको बेटा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। इतना कहने के साथ ही वो आदमी बेहोश हो गया। अब अभिमन्यु वहां से ऐसे नहीं जा सकता था। वो इंसान जिंदा था और एक इंसान को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। उस इंसान के लिए अभिमन्यु के दिल में हमदर्दी फील होने लगा था। हालांकि उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इस इंसान को बचाना था। वैसे कार को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था और इतनी रात को दूसरी सवारी मिलने से रही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभिमन्यु ड्राइविंग जानता था। अभिमन्यु उसी के कार से उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाना उचित समझा। 10 मिनट में ही अभिमन्यु सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उस इंसान को देखते ही सारे डॉक्टर पागल हो चुके थे। यह इंसान और कोई नहीं, इस शहर के सबसे बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर रतन लाल आहूजा थे। उनका बिजनेस एशिया ही नहीं यूरोप के कई कंट्री में भी फैला हुआ था। जब ये बात अभिमन्यु ने सुना, पहले तो वो डर गया, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया, आखिर वो क्यों डर रहा है? उसने तो उस इंसान को बचाया है। वो चाहता तो भाग भी सकता था। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। बैठे बैठे ऊँघ रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हॉस्टल के लिए निकल जाना चाहता था। इस ख्याल के साथ काउंटर पर बैठी लड़की के पास गया, पर लड़की इतनी बिजी थी कि उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लड़की उसके तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सोचा उसके कुछ कहने या ना कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ख्याल आते ही अभिमन्यु मेन गेट तरफ चल दिया। अभिमन्यु जैसे ही मेन गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ओ हेलो, तुम कहाँ चले? अभी तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर सिक्योरिटी गार्ड एक कुर्सी की तरफ इशारा करके अभिमन्यु से आगे बोला, जाओ उस कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन मैंने किया क्या है? अभिमन्यु मायूसी से पूछा। गार्ड आंखें दिखाकर बोला, वो सब मैं नहीं जानता, हमें जो ऑर्डर दिया गया है बस हम उसी को फ्लो कर रहे हैं। अभिमन्यु हैरानी से पूछा, किसने दिया है ऑर्डर? और मैंने तो बस उस इंसान को यहाँ लेकर आया था। मैंने कहा बकवास बंद करो और चुपचाप वहां बैठ जाओ जहां मैंने तुम्हें बैठने को कहा है, गार्ड इस बार गुस्से में कहा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक कठोर आवाज आए, तुम किसी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तुम उसे यह बात प्यार से भी तो कह सकते हो। यह आवाज थी डॉक्टर केशव मौर्य की, जो अभी अभी यहां पहुंचे थे और साफ तौर पर सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा था। सॉरी सर, गार्ड अपना सर झुका लिया था। अभिमन्यु को भी बहुत गुस्सा आया था, पर इस वक्त उसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आते जाते लोग बस उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। सड़क पर गिरने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। सर पर लगी चोट पर बैंडेज कर दिया गया था। इससे अभिमन्यु किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। अभिमन्यु अभी बैठा ही था कि कांच की दीवार से उसने देखा बाहर एक साथ 8 महंगी गाड़ियों का काफिला आकर खड़ी हो गई थी। इतनी महंगी गाड़ियों को देखकर अभिमन्यु शॉक्ड रह गया था। तभी उसने देखा उन कारों से कई सारे लोग बाहर निकले थे और हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए।
उनके स्वागत में सभी डॉक्टर जैसे पहले से ही तैयार खड़े थे। उनके पहनावे से ही लग रहा था ये सभी लोग उस इंसान से मिलने आए हैं जिसे लेकर वो खुद यहाँ आया था। अभिमन्यु भी अपनी जगह खड़ा हो गया और आए हुए लोगों को बारी बारी से देखने लगा। डॉक्टर के पास एक आदमी आया जिसने डॉक्टर से कुछ कहा तो डॉक्टर ने अभिमन्यु की तरफ इशारा कर दिया। अभिमन्यु को कुछ सुनाई तो नहीं दिया था पर इतना तो समझ गया था अब उसके साथ कुछ भी सही नहीं होने वाला है। ये लोग शायद उसे ही इसका गुनहगार समझ रहे हैं। इस ख्याल से ही अभिमन्यु का दिमाग खराब हो गया था। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। आखिर उसने उस आदमी को बचाया क्यों था? अगर पहले जनता उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है तो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता बल्कि वहां से चुपचाप निकल जाता। तो वही डॉक्टर अभिमन्यु की तरफ इशारा करके कह रहा था, अमर जी, यही वो लड़का है जिसने सर को यहां तक पहुंचाया था। उस वक्त मैं बाहर ही था। मैं सर की कार और कर की नंबर अच्छे से जानता था, इसलिए मुझे समझने में देर नहीं लगी थी। अमर जी यानी अमर सक्सेना, उम्र 45 साल, रतन लाल आहूजा की खास आदमी। अमर सक्सेना ही रतन लाल आहूजा की बिजनेस को देखते थे और उनका ही ऑर्डर सबके लिए सर्वोपरि था, पत्थर की लकीर की तरह। डॉक्टर की बात सुन अमर सक्सेना अभिमन्यु के पास पहुंच गए। अमर सक्सेना को देखते ही अभिमन्यु उदासी भरे लहजे में बोला, सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस उन्हें यहां लेकर आया था। फिर मुझे ये लोग जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बस हमारे बॉस को होश में आ जाने दो, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा इसका फैसला वो खुद करेंगे। अमर सक्सेना की यह बात सुनते ही अभिमन्यु की पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अब अभिमन्यु अमर सक्सेना के जाल से निकल पाएगा? अब क्या होगा उसके साथ? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। एपिसोड 3 किस्मत का खेल। अभिमन्यु इतना डर गया था कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। वहां से भाग भी नहीं सकता था। उस इंसान के पीछे कम से कम 15 लोग खड़े थे जो कि सभी अभिमन्यु को ही देख रहे थे। अभिमन्यु को इतना परेशान देखकर अमर सक्सेना मुस्कुराने लगे। फिर अभिमन्यु के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर भावुक होकर बोले, डरो मत, मैंने तुमसे थोड़ा सा मजाक किया था। तुम नहीं जानते अभिमन्यु आज तुमने क्या किया है। आज अगर सर को यहां नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। तो फिर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? अभिमन्यु परेशान होकर पूछा। अमर सक्सेना अभिमन्यु को प्यार से देखकर सपाट लहजे में बोले, क्योंकि मैंने मना किया था। लेकिन क्यों? अभिमन्यु ने हताश होकर पूछा। मैं देखना चाहता था आखिर वो खुशनसीब इंसान है कौन जिसने हमारे सर को नई जिंदगी दिया है, अमर सक्सेना ने कहा। तो फिर अब जाऊं? अभिमन्यु ने पूछा। नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अगर हमसे सर ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए जब तक सर को होश नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, मेहमान बनकर, अमर सक्सेना ने कहा। मेहमान बनकर? अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसकी बात अमर सक्सेना ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए उन्होंने कहा, बिल्कुल, मेहमान बनकर। अब तुम हमारे मेहमान हो, आहूजा परिवार का मेहमान हो, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन तभी 2 डॉक्टर अमर सक्सेना के पास पहुंच गए और उन्होंने जल्दी से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अमर जी, सर को होश आ गया है। अब वो बिल्कुल ठीक है। मिलना चाहते हैं आप लोगों से, खास तौर पर इस इंसान से। डॉक्टर ने अभिमन्यु की तरफ इशारा किया। चलिए डॉक्टर, अमर सक्सेना ने कहा और अभिमन्यु के कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। अमर सक्सेना के इस तरह हाथ रखने से अभिमन्यु थोड़ा सा कपका गया और उनकी तरफ देखने लगा तो उन्होंने आंखों के इशारे से कहा, रिलैक्स यार, जस्ट चिल। वहीं वार्ड के अंदर रतन लाल आहूजा बड़ी ही खामोशी से बैठे थे, शायद सभी का इंतजार कर रहे थे। वो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था थोड़ी देर पहले उन्हें दौड़ा पड़ा था। तभी कमरे में अमर सक्सेना के साथ अभिमन्यु और 2 लोग संग्राम और जवाहर एंटर होते हैं। अमर सक्सेना जल्दी से रतन लाल आहूजा के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए और उन्होंने फिक्र भरे अंदाज में पूछते हैं, सर, आप ठीक तो है? बिल्कुल ठीक हूँ अमर, ये सब कुछ इस नौजवान के वजह से हुआ है। तुम बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? रतन लाल आहूजा ने पूछा। रतन लाल आहूजा के ऐसा कहते ही अमर सक्सेना एक नज़र अभिमन्यु को देखकर बोले, सर, मुझे लगता है इसे अपने साथ आहूजा पैलेस ले जाना चाहिए। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, रतन लाल आहूजा ने कहा। फिर अभिमन्यु को देखने लगे। अभिमन्यु को उनकी बातें सर के ऊपर से गुजर रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था आखिर वो लोग उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने कहा था मिल लेने के बाद उसे जाने देंगे। फिर ये सब क्यों? अभिमन्यु के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था उनके साथ जाने के अलावा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सभी वार्ड से बाहर निकले,
लेकिन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई तब जब उन लोगों ने देखा रतन लाल आहूजा अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखकर कमरे से बाहर निकले थे। हॉस्पिटल में हर किसी की नज़र इस वक्त उसी तरफ थी और शायद अभिमन्यु की किस्मत पर उन्हें जलन हो रही थी। सुबह के 6 बज चुके थे। सभी कारें आहूजा पैलेस के अंदर एंटर हो चुकी थी। महल जैसा बंगला देखकर अभिमन्यु की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बस एक टक इस बंगले को ही देख रहा था। कार से उतरकर अभिमन्यु खड़ा हो गया और खूबसूरत आहूजा पैलेस को देखने लगा, जहां वो मेहमान बनकर आया था और कुछ दिन रहने वाला था। तभी रतन लाल आहूजा अभिमन्यु के पास आकर नरमी से बोले, तुम थक गए होगे, जाओ आराम करो, हम शाम को मिलेंगे। फिर वो संग्राम को इशारे से कुछ कहा, फिर अमर सक्सेना के साथ एक और चले गए। चलिए सर, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। संग्राम इतना कहकर पैलेस के अंदर जाने लगा। अभिमन्यु भौचक्का रह गया और सोचने लगा संग्राम ने सच में उसे सर कहा था, लेकिन क्यों? मुझ जैसे फटीचर को सर कैसे कह सकता है यह आदमी? अभिमन्यु उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया था। अंदर जाते ही उसका गला सूखने लगा था अपने सामने इतनी बड़ी ड्राइंग रूम देखकर। इतना खूबसूरत ड्राइंग रूम उसने फिल्मों में देखा था, आज इतना करीब से देख उसके होश ही उड़ चुके थे। आइए सर, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। संग्राम के ऐसा कहते ही अभिमन्यु अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और उसके पीछे जाने लगा। सीढ़ियों से होते हुए दोनों ऊपर पहुंचे। संग्राम को देखते ही 2 मैट दौड़कर दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। संग्राम दोनों को ऑर्डर देकर बोला, साहब के लिए कुछ कपड़े लेकर आओ और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, आज से यह यहीं रहने वाले हैं। अभिमन्यु बस उन दोनों लड़कियों को ही देखे जा रहा था। शायद दोनों सोनिया से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अभी हो जाएगा सर, एक लड़की सिर झुकाए बोली। फिर संग्राम अभिमन्यु को एक आलीशान कमरे में लेकर गया। इतना बड़ा कमरा देखकर अभिमन्यु हैरान रह गया था। उसे हॉस्टल का कमरा याद गया, जहां वो 4 लोग रहते थे, किसी तरह एडजस्ट करके। सर आप फ्रेश हो जाएं, कुछ ही देर में आपके कपड़े आ जाएंगे। संग्राम एक बटन की तरफ इशारा करके कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो आप इस बटन को दबा दीजिएगा, मैड आ जाएंगी। ओके, शाम को मिलते हैं। बादले में अभिमन्यु अपना सर हिला दिया। संग्राम इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। संग्राम के जाते ही अभिमन्यु बेड के एक किनारे बैठ गया और कमरे की सजावट को देखने लगा। उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी। फिर धीरे धीरे अपना शर्ट उतारने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने देखा विशाल ने उसे फिर से कॉल किया है। अभिमन्यु का दिल कर रहा था विशाल को सब कुछ बता दे, उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। अगर विशाल को उसके बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो बिना वजह उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभिमन्यु के फोन उठाते ही विशाल शुरू हो गया, अबे तू है कहाँ? आज तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? और तुझे हुआ क्या है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तू पूरी रात हॉस्टल से बाहर रहा हो, कहीं सोनिया तो नहीं है तेरे पास? हम कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूं, अभिमन्यु सपाट लहजे में कहा। विशाल हैरान होकर पूछा, अकेला है? तू है कहाँ? तुझे कुछ हुआ? अभिमन्यु विशाल की बात बीच में ही काटकर गंभीर होकर बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, 2-3 दिन कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। अबे तू ये सब क्या बोल रहा है? अगले महीने एग्जाम शुरू होने वाला है, अगर इस साल एग्जाम नहीं दिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभिमन्यु, फिर कहाँ से लाएगा पैसे? बोल, विशाल चिढ़कर गुस्से से कहा। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? बस 2 दिन की ही तो बात है, अभिमन्यु ने कहा। वैसे तू है कहाँ भाई? जहां तक मैं जानता हूँ पूरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी होटल में रात गुजार सको। देख, तू झूठ तो नहीं बोल रहा मेरे साथ? अभिमन्यु कोई जवाब देता तभी गेट नॉक हुआ। अभिमन्यु जल्दी से बोला, बाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर उसने जल्दी से फोन कट कर दिया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जिसने अपने हाथों में कई जोड़े कपड़े पकड़े हुए थी। अभिमन्यु को इन सब की आदत बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसे काफी हिचकिचाहट महसूस रहा था। फिर भी उसने लड़की को अंदर आने को कहा। अभिमन्यु एक नजर लड़की को देखता है, फिर उसके हाथों में पड़े कपड़ों को, जिसे उसने प्यार से पकड़ कर रखा था। लड़की की उम्र 22 साल रही होगी, देखने में काफी खूबसूरत थी। शायद वो लड़की सोनिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अगर कॉलेज में होती तो ना जाने कितने लड़के की क्रश होती। अभिमन्यु ने जब उसे कुछ नहीं कहा तो लड़की बड़े ही सलीके से बोली, सर यह रहे आपके कपड़े। फिर उन कपड़ों को अलमारी में तह करके रखने लगी। तह करके अभिमन्यु से बोली, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। वैसे आपका नाम क्या है? अभिमन्यु ने पूछा। अचानक अभिमन्यु के ऐसा पूछते ही लड़की थोड़ा घबरा गई थी। फिर वो जल्दी से बोली, सर आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? वैसे भी मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। थोड़ी देर चली जाओगी? क्यों?
अभिमन्यु हैरानी से पूछा। क्योंकि मेरा नाइट ड्यूटी है और दिन में पढ़ाई करती हूँ इसलिए, लड़की बोली। अभिमन्यु ने पूछा, किस कॉलेज में पढ़ती हो तुम? लड़की ने बताया, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। लड़की के बात पर अभिमन्यु बोला, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। क्या कहा आपने सर? मैं कुछ समझा नहीं, लड़की हैरानी से पूछती है। अभिमन्यु मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम जाओ, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही लड़की जाने लगी, पर जाते जाते रुक गई। पलटकर अभिमन्यु को देखकर स्माइल के साथ बोली, वैसे मेरा नाम खुशी है। अभिमन्यु को कैद किया गया था या फिर और कोई वजह था? एक ही नज़र में खुशी को चाहने लगा था। कहानी को आगे जानने के लिए बने रहे। सक्सेना गंभीर स्वर में बोले, नहीं अमर, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभिमन्यु इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वक्त आने दो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। रतन लाल आहूजा ने कहा। जैसा आप ठीक समझे सर, अमर सक्सेना ने कहा। क्या वजह रही होगी रतन लाल आहूजा की जिन्होंने बिना सोचे समझे अभिमन्यु को इतनी बड़ी रकम सौंप दी? अब क्या करेगा अभिमन्यु? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहे। एपिसोड 5। अभिमन्यु की वापसी। रात के 8 बज रहे थे। अभिमन्यु बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था वो एक पल भी यहाँ रहना की चाहता है। अगर उसका बस चलता तो यहाँ से कब का भाग चुका होता। तभी कमरे की घंटी बजी। इस वक्त कौन आया होगा? खुद से ही बड़बड़ाया और गेट खोलने चला गया। उसने जैसे ही गेट खोला, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसके सामने खुशी खड़ी थी। खुशी उसके लिए डिनर लेकर आई थी। हेलो सर, खुशी एक स्माइल के साथ बोली। हेलो, तुम कब आए कॉलेज से? खुशी को देखते ही अभिमन्यु खुश होकर बोला। मैं तो 2 बजे आ गई थी, खुशी अंदर आते हुए कहा। अभिमन्यु थोड़ा नाराज होकर बोला, 2 बजे आई थी तो इतनी देर कहाँ थी तुम? एक बार भी नहीं आई मुझसे मिलने। अभिमन्यु के इस बात पर खुशी हैरानी से उसे देखने लगी। अभिमन्यु समझ गया उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। इसका साफ मतलब ये था कि अभिमन्यु उस पर अपना हक जता रहा था। बात को संभालकर अभिमन्यु जल्दी से बोला, मतलब कि तुम 2 बजे आई थी तो इतनी देर कहाँ थी? मैंने तो देखा ही नहीं। सर, हमें और भी बहुत काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? यहाँ और भी बहुत सारे मैड हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे कह सकते हैं। खुशी डिनर तैयार करते हुए बोली। ऐसा कहते हुए खुशी बार बार अपने खुले बालों को अपने कान पीछे कर रही थी, जिसे देखकर अभिमन्यु मन ही मन मुस्कुराने लगा था। और फिर उसके बातों का जवाब देते हुए बोला, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सुबह ही चला जाऊंगा यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन हमसे कहा गया था आप यहीं रहने वाले हैं। खुशी हैरानी से बोली। नहीं, ये घर मेरा नहीं है। मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक गरीब इंसान हूँ। वो तो बस कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ और यहाँ तक पहुँच गया। अभिमन्यु सपाट लहजे में बोला। तो इसलिए आप यहाँ से जाना चाहते हैं? हमारे सर किसी को यूं ही इतना प्यार और इज्जत नहीं देते। कुछ तो बात है आप में, नहीं तो आहूजा पैलेस में ऐसे कैसे कोई रह सकता है? खुशी एक नजर अभिमन्यु पर डालकर बोली। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ, क्या तुम इसी शहर की हो? अभिमन्यु सभी बातों को दरकिनार करके खुशी से पूछा। लेकिन खुशी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो बोली, ये सब जानकर आप क्या करेंगे? खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। खुशी इतना कहकर पलटकर जाने लगी। तो तुम कुछ नहीं बताना चाहती मुझे? अभिमन्यु थोड़ा गुस्सा दिखाकर बोला। सर, आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे? वैसे भी गरीबों की कौन सुनता है? खुशी के लहजे में थोड़ा सा रूखापन था। अरे यार, मैं भी तो गरीब हूँ तुम्हारी तरह, अभिमन्यु थोड़ा जोर से बोला। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही खुशी पलटकर थोड़े गुस्से के साथ बोली, देखिए सर, एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और अब मुझे आप परेशान कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, और जो तुम मेरे बारे में सोच रही हो मैं भी उस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ, अभिमन्यु अपनी बातों पर जोर देकर कहा। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही खुशी गुस्से में उसे देखने लगी, फिर बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। खुशी को इस तरह जाते देख अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगा था। अभिमन्यु उसे जाने देना की चाहता था। वो चाहता था खाना खाने तक उसके पास ही रुके, पर उसकी उखड़ी हुई बातें सुनकर अभिमन्यु कुछ नहीं कह पाया था। इस वक्त खुशी का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ परेशान है। अभिमन्यु उससे पूछना चाहता था, पर पूछ नहीं पाया था। अभिमन्यु खाना खाते हुए खुशी को याद कर रहा था। वो चाहता था खुशी फिर से उसके कमरे में आए, उसे कैसे बुलाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने पानी से भरा जग बाथरूम में फेंक दिया और खाली जग टेबल पर रख दिया, और इसी के साथ घंटी बजा दिया। घंटी बजने के साथ ही खुशी कमरे में दाखिल हो गई थी।
अभिमन्यु को घूरते हुए पूछा, कुछ चाहिए आपको सर? ओह, पानी चाहिए? अभिमन्यु हड़बड़ा कर बोला, पानी चाहिए? इतना सारा पानी अपने अकेले? इतना कहकर खुशी अभिमन्यु को घूरने लगी। खुशी को यूं घूरते देख अभिमन्यु दूसरी तरफ देखने लगा था। खुशी गुस्से से जग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद उसका पानी का जग तो आया, पर पानी का जग लाने वाली खुशी नहीं, एक अधेड़ उम्र की औरत थी। जग टेबल पर रखकर वो औरत थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, सर और कुछ चाहिए आपको? नहीं, आप जा सकती हैं, अभिमन्यु थोड़ा गुस्से में बोला। ओके सर, फिर वो औरत चली गई। खुशी के न आने से अभिमन्यु को इतना गुस्सा था, उसका दिल कर रहा था अभी उसे खींच कर ले आए, पर यह इतना आसान नहीं था। डिनर के बाद उसे आशा की एक किरण नजर आए, और वो थी झूठे बर्तन वापस ले जाने की। उसने घंटी बजा दिया। कुछ पल बाद ही वही अधेड़ उम्र वाली औरत कमरे में आए। उसे देखते ही अभिमन्यु के मुंह बन गए थे। अब करने को कुछ नहीं बचा था उसके पास। औरत के जाते ही अभिमन्यु बेड पर जाकर लेट गया। सुबह के पहली किरण के साथ ही अभिमन्यु तैयार हो गया था जाने के लिए। उसने अपने वही पुराने कपड़े फिर से पहन लिया था। बैंक कार्ड और फोन भी ले लिया था, जिसमें 300 करोड़ थे। वो चुपचाप आहूजा पैलेस से बाहर निकल गया था। गेट पर वॉचमैन तो थे, पर उन्होंने उसे रोका नहीं था। शायद उन्हें जैसे सब कुछ पहले से ही पता हो। आहूजा पैलेस से बाहर निकलकर अभिमन्यु टैक्सी लेकर हॉस्टल के लिए निकल गया था। अभिमन्यु को देखते ही विशाल उसे हक कर लिया और फिर उसे अगले ही पल धक्का देकर पूछा, अबे तू था कहाँ? तू तो ऐसे गायब हो गया था कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है। अभिमन्यु का मन कर रहा था विशाल को सब कुछ सच सच बता दे, पर कुछ सोचकर रुक गया। अभी इन सब के बारे में विशाल को नहीं बताना चाहता था, ताकि आगे चलकर उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। कहीं विशाल को जब ये पता चल गया उसके पास 300 करोड़ का बैंक कार्ड है, और उसके मन में कहीं लालच आ गया तो उसका जीना हराम हो सकता है। बात बदलकर अभिमन्यु बोला, अरे कुछ नहीं, मेरा एक दोस्त मिल गया था, बस उसी के साथ उसके घर चला गया था। वैसे ये तेरा कौन सा दोस्त है? जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। इतना कहकर विशाल उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखने लगा था। यार तू इतना दूर की क्यों सोचता है? वक्त आने तुझे भी मिला दूंगा। अब चल, हमें कॉलेज भी जाना है, अभिमन्यु ने कहा, फिर बिस्तर पर बैठ गया। कॉलेज जाना है? अभी तो 8 ही बजे हैं। तू कौन सी कॉलेज जाना चाहता है अभी? विशाल हैरानी के साथ पूछा। गर्ल कॉलेज, अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु के इस बात पर विशाल के होश उड़ गए। उसके सर पर चपत लगाकर बोला, मेरे भाई, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? जब से आया कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे तो शक होने लगा है। क्या शक होने लगा है तुझे? अभिमन्यु विशाल को मुस्कुरा कर देखा, फिर पूछा। विशाल ने कहा, यही कि तू कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है। देख, मेरे भाई पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे किसी अच्छे पागल खाने में एडमिशन करवा सकूं। इससे पहले कि तू और पागल हो जाए, तू खुद ही अपना एडमिशन करवा ले। तू जाएगा या मैं अकेले चला जाऊं? अभिमन्यु आंखें दिखाकर बोला। चलता हूं ना। आंखें क्यों दिखा रहा है? विशाल उसी के अंदाज में बोला। फिर दोनों गर्ल हॉस्टल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद दोनों गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े थे। विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर अभिमन्यु ने उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। विशाल कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे लेकर साइड है गया और उसे चुप रहने का इशारा किया। आखिर क्यों मिलना चाहता अभिमन्यु खुशी से? क्या उसे प्यार हो गया था या और कोई बात थी? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा।